बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। सफदर अपने कमरे में बैठा बोर हो रहा था। बोरियत की वजह यह थी कि वो पिछली रात से उलझन में था। इमरान ने कुमार खाने से निकलकर एक जोरदार टाटा कही थी और टैक्सी में बैठकर कहीं चला गया था। और सफदर खड़ा सोचता ही रह गया था कि वो यहाँ क्यों लाया गया था। फिर जोसेफ का मामला तो सिरे से ही समझ ही ना सका था। वो आखिर इमारत के किसी नामालूम हिस्से से कैसे बरामद हुआ था और उस हंगामे का क्या मतलब था। फाइटिंग तो उसी किस्म की हो रही थी जैसे दोनों एक दूसरे की जिंदगी के ख्वाहां हों। दूसरा आदमी तो लहूलुहान हो रहा था। उसे इमरान का रवैया याद आया जिससे यकीनी तौर पर यही जाहिर हुआ था जैसे जोसेफ का स्टेज पर नमूदार होना उसके लिए गैर मुतवक्का रहा हो। वो कुछ देर के लिए इन्हीं उलझनों में पड़ा रहा, फिर इस अंदाज में शानों को जुम्बिश दी जैसे इन्हीं सहन की तारीख गोशों में झटक देना चाहता हो। 8 बज चुके थे लेकिन उसने अभी तक नाश्ता तलब ना किया था। क्यों ना डाइनिंग हॉल में नाश्ता करे, उसने सोचा। फिर उठ ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आई। अब सो भी चुको, कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। ओह हाँ सुनो, चचा का सुराग मिल गया है। उनसे भी मिल चुकी हूँ, बहुत खुश हुए। वो आवाज़ आई। ओह, सफदर सांस खींच कर रह गया। ये तो वही नामालूम लड़की मालूम होती थी जिसने पिछली रात जांच पड़ताल के महकमे की एक नुमाइंदा से उसका पीछा छुड़ाया था। मैं आ रहा हूँ, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा और रिसीवर रखकर तेज़ी से लिबास तब्दील करने लगा। हॉल में वो उसकी मुंतज़िर थी। सफदर ने उसे पहली ही नज़र में पहचान लिया। रात कैसी गुजरी, उसने पूछा। बहुत अच्छी, सफदर मुस्कुराया। मगर क्या आप भी यही मुकीम हैं, सफदर ने पूछा। जी हाँ, आपके बराबर ही वाले कमरे में, लड़की ने कहा। जाहिर है पिछली रात वाले वाक़े के बाद मेरा यहीं काम करना बहुत ज़रूरी था। हमें अक्सर मिलते ही रहना चाहिए। मैं बहुत शिद्दत से बोर हो रहा हूँ, सफदर ने कहा। क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं, लड़की ने पूछा। जी हाँ, सफदर बोला। क्या आपको अपनी टीम के बराबर एतमाद है, लड़की ने पूछा। ओह यकीनन यकीनन, सफदर उसे टटोलने वाली नज़रों से देखता हुआ बोला। मुझे हैरत है, लड़की ने कहा। क्यों? उसने मुझे दर्द सर में मुब्तला कर दिया है, लड़की ने कहा। सफदर हंस पड़ा, फिर संजीदगी इख्तियार करके बोला। वो ऐसा ही आदमी है कि एक्स2 भी अक्सर दर्द सर में मुब्तला हो जाता है, लेकिन उस पर एतमाद करने पर मजबूर है, सफदर ने कहा। मैं समझ नहीं सकती। इसे शायद एक्स2 के अलावा आज तक और कोई समझ ही नहीं सका, सफदर ने कहा। मैं तो उसे सही और दिमागी तस्लीम करने पर तैयार नहीं हूँ, लड़की बोली। क्यों, क्या हुआ? सफदर को हंसी आ गई। मैं उससे पूछती कुछ हूँ, जवाब कुछ और मिलता है। मिसाल के तौर पर कल मैंने मालूम करना चाहा कि आप लोग किन जराये से यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन उसने मुझे ये समझाना शुरू कर दिया कि रेशम के कीड़े रेशम किस तरह बनाते हैं। बिल्कुल अहमकाना अंदाज में गुफ्तगू करता है। अरे अहमक तो वो सूरत से ही मालूम होता है, लड़की ने कहा। न जाने क्यों सफदर का दिल चाहा कि वो कसरे जमील की जुए खाने का तस्करा छेड़ दे। फिर लड़की वेटर को बुलाकर नाश्ते के मुतालिक हिदायत देने लगी और सफदर सोच रहा था कि उस जुए खाने के मुतालिक मालूमात हासिल करने की यही सूरत हो सकती है कि वो किसी न किसी तरह उसका तस्करा निकाल ही बैठे। नाश्ते के दौरान में भी लड़की बोलती रही। वो उसे नहर स्विस के झगड़ों के हालात सुना रही थी। दफतन सफदर ने एक नुक्ते पर कुमार खानों का तस्करा छेड़ने का जवाब पैदा कर ही लिया। बड़ी अजीब फिदा होती है कुमार खानों की, उसने कहा। बाज़ औक़ात तो अजीब तरीन हालात से दो चार होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कल हम कसरे जमील वाले कुमार खाने में गए थे, सफदर ने कहा। बड़ी घटिया हरकत सरजद हुई थी आपसे। कितना हारे, लड़की ने कहा। क्या हारना ज़रूरी है, सफदर ने पूछा। वहाँ बहुत कम लोग जीत में रहते हैं, लड़की ने कहा। क्यों, सफदर ने पूछा। हथकंडे, ज़्यादातर गैर मुल्की और सयाह किस्म के लोग वहाँ जाकर फंसते हैं। और फिर जहाँ एक बार मोनिका भी नज़र आ गई तो बस वो हफ्तों चक्कर काटा करते हैं। वहाँ जाते हैं और बड़ी बड़ी रकमें गिनवाते हैं। लंबी बेईमानियाँ होती हैं वहाँ। खिलाड़ी नफसियाती तौर पर इस तरह उलझा दिए जाते हैं कि इन्हें बेईमानी का शुबा तक नहीं होने पाता, लड़की ने कहा। ओह ठीक है, कल भी एक ऐसा वाक़या पेश आया था, सफदर ने कहा और फिर बकरी और बूढ़े की कहानी दोहराता वो बोला। इसके बाद एक आदमी ने चीखना शुरू कर दिया कि वहाँ बेईमानी होती है, मगर एक गोलमटोल सा बोना उस पर झपट पड़ा। खुदा की पनाह, कितना ताकतवर था वो, सफदर ने कहा। क्या आप जानते हैं मोनिका उसकी महबूबा है, लड़की ने कहा। नहीं, सफदर ने हैरत जाहिर की।
यकीन कीजिए, वो दुनिया में अपनी नौयत का एक ही जोड़ा है और दोनों ही खतरनाक हैं, लड़की ने बताया। मोनिका तो बहुत खूबसूरत है, सफदर ने कहा। बहुत। ऐसी जिसामत रखने वाली औरतें अमूमन भद्दी होती हैं, लेकिन वो हैरत अंगेज तौर पर हसीन है, नस्वानियत की भी कमी नहीं। हालांकि बहुत तीरे मर्द उससे बुरी तरह खैफ हैं, लड़की ने बताया। लेकिन वो उस बोने को कैसे बर्दाश्त करती है, सफदर ने पूछा। वो यहाँ बोना नहीं, बेबी फैंटम कहलाता है, लड़की मुस्कुराई। कुछ भी हो, बात मजा का खेज है। अरे, वो मोनिका के मुकाबले में इसका आधा भी नहीं मालूम होता, सफदर ने कहा। मगर आप लोग वहाँ क्यों गए थे, लड़की ने पूछा। मैं नहीं जानता, मुझे वही अहमक लेकर गया था, सफदर मुस्कुराकर बोला। फिर उसने इमरान की इन हरकतों का तस्करा छेड़ दिया जो इससे वहाँ सरजद हुई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो स्याफाम आदमी उसका एक साथी ही था। क्या वो किसी मकसद के तहत वहाँ गया था, लड़की बड़बड़ाई। इसके बारे में यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सफदर ने कहा। उसे रोको, वो जगह अच्छी नहीं है, लड़की बोली। थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर सफदर ने कहा, गालिबन आप ये भी जानती होंगी कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, ये मसला भी मेरे लिए उलझन का बायस बना हुआ है। आखिर एक सू का बोगा से क्या सरोकार, लड़की ने कहा। क्यों, सफदर ने पूछा। जाहिर है कि हमारा मैदान से बैनुल अक़वामी सियासत तक ही महदूद है, लड़की ने कहा। हो सकता है कि बोगा का ताल्लुक भी किसी हद तक इसी मैदान से हो, सफदर ने कहा। नामुमकिन, वो सिर्फ एक स्मगलर है। मेरा ख्याल तो ये है कि बोगा किसी फर्द का नहीं, बल्कि किसी ऐसी तंजीम का नाम है जो बैनुल अक़वामी सतह पर स्मगलिंग करती है, लड़की ने कहा। खैर, इस मसले के मुतालिक मेरी मालूमात महदूद हैं, मगर मैंने ये ज़रूर सुना है कि यहाँ बोगा के मुतालिक बड़ी हैरत अंगेज़ बातें मशहूर हैं, सफदर बोला। हाँ, वो पस्ता कद है, वो इंतहाई दराज कद आदमी है, वो बहुत दुबला है, वो बहुत मोटा है, वो एक बुरी रूह है जो किसी भी पस्ता कद आदमी के जिस्म में हलूल कर सकती है, लड़की ने कहा। लेकिन किसी ने आज तक उसे देखा नहीं, क्यों, सफदर ने पूछा। मेरी मालूमात के मुताबिक तो किसी ने भी नहीं देखा, लड़की ने कहा, और सफदर मुस्कुराकर रह गया। गालिबन वो उसे ये नहीं बताना चाहता था कि वो खुद ही बोगा को बहुत करीब से देख चुका है, या इमरान ने उसे एक बार पागल तक बना दिया था। वो फिर खामोश हो गए। वेटर मेज से खाली बर्तन उठा रहा था। सफदर ने लड़की की इजाज़त से सिगरेट सुलगाई। कुछ देर बाद लड़की बोली, मगर आप लोग इस गर्ज से आए हैं कि यहाँ आप बोगा पर हाथ डाल सकेंगे, तो ये महज खाम ख्याली है कहलाएगी, क्योंकि वो दूसरे ममालिक में भी इतना ही मशहूर है जितना यहाँ है। कोई नहीं कह सकता कि उसका मुस्तकिल क़याम कहाँ रहता है, लड़की ने कहा। कहीं भी नहीं, सफदर बोला। वो तो बाज़ औक़ात अपने मातहतों के हाथ बटाता हुआ भी मिलेगा, लेकिन उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो सकता कि वो खुद उन्हीं के दरमियान मौजूद है, सफदर बोला। फिर आप उसे कहाँ और कैसे तलाश करेंगे, लड़की ने कहा। खुद मेरे जहन में भी यही सवाल मौजूद है, लेकिन इसका जवाब उस अहमक आदमी के अलावा और कोई ना दे सकेगा, सफदर बोला। मैं नहीं समझ सकती, लड़की बोली। सफदर कुछ ना बोला। वो सोचा था कि तुम समझो या ना समझो, वो तो बहरहाल अपना उल्लू सीधा करने का माहिर है। दफतरन उसे हॉल में एक जानी पहचानी सी सूरत नजर आई, लेकिन वो फौरी तौर पर फैसला न कर सका कि उसने उसे कहाँ देखा था। अब अगर आप अपने कमरे में जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन दोपहर का खाना भी हम साथ ही खाएंगे, लड़की ने कहा। शुक्रिया, मैं तन्हाई में उकता गया था, मगर ओह, ये क्या बदतमीजी है कि मैंने अभी तक आपका नाम तक मालूम नहीं किया, सफदर ने कहा। मार्था, लड़की बोली। शुक्रिया, मेरा नाम सफदर है, सफदर ने कहा। मैं जानती हूँ, एक्सटू ने मुझे आप लोगों के मुतालिक कोई तफसील से आगाह कर दिया था, मार्था बोली। गालिबन ट्रांसमीटर पर, सफदर ने पूछा। नहीं, मैं उन जराए का तस्करा नहीं कर सकती, मुझे अफसोस है, मार्था बोली। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मगर शायद यहाँ की लीडर आप हैं, सफदर ने पूछा। जी हाँ, यही समझ लीजिए, मार्था बोली। सफदर उठने का इरादा कर ही रहा था कि एक बार फिर उसकी नज़र उसी जानी पहचाने चेहरे पर पड़ी, और यकबैक उसे याद आ गया कि उसने उसे कहाँ देखा था। ये कसरे जमील वाले कुमार खाने का एक मुलाजिम था, जिसे सफदर ने पिछली रात वहीं मेज़ों पर सर्व करते देखा था, लेकिन उस वक्त तो वो उस होटल का कोई जी हैसियत गाहक मालूम हो रहा था। एक शुबह ने सफदर के जहन में सर उभारा। क्या इसकी निगरानी की जा रही थी? चीज़ गैर मुतवक्का भी नहीं थी। पिछली रात इमरान ने कुमार खाने में काफ़ी सनसनी फैलाई थी। सफदर थोड़ी देर तक इस मसले पर गौर करता रहा, फिर कमरे में वापस जाने का इरादा तर्क करके उठा और लड़की से कुछ कहे बगैर सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फुटपाथ पर एक जगह रुककर उसने इधर उधर देखा और फिर दाएं हाथ की जानिब चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक कुतुब फरोश की दुकान नजर आई, वो वहीं रुक गया। शोकेसों में मुख्तलिफ किस्म की कुतुब और रसाइल नजर आ रहे थे। वो इस तरह एक शोकेस पर झुक पड़ा जैसे किसी खास रिसाले की तलाश या किताब की तलाश में हो। फिर किनखियों से बाएं जानिब को देखा
दुकानदार की तरफ मुतवज्जा हो गया। कसर जमील का वेटर उससे थोड़े फासले पर मौजूद था। अब इसे शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि उसकी निगरानी हो रही है। उसने एक रिसाला खरीदा और होटल की तरफ पलट आया। मार्था अब भी उसी मेज पर मौजूद थी। उसे अपनी तरफ आते देखकर मुस्कुराई। क्यों? मैं तो समझी थी कि शायद तुम्हें घर याद आया है। उसने हंसकर कहा। जरा ये रिसाला खरीदने गया था। सफदर ने रिसाला उसके आगे खिसकाते हुए कहा और किनखियों से सदर दरवाजे की तरफ देखा और बोला, क्या ख्याल है? ये रसायल तन्हाई की अजियत से बचा लेते हैं? आप कई बार तन्हाई का हवाला दे चुके हैं। हालांकि हम लोगों की जिंदगी इन तन्हाइयों के बावजूद भी हंगामों से पुर रहती है, मार्था ने कहा। सफदर की नज़र काउंटर पर रुक गई, जहाँ कसर जमील का वेटर फोन का रिसीवर हाथ में लिए काउंटर क्लर्क से कुछ कह रहा था। मेरी निगरानी की जा रही है, सफदर आहिस्ता से बोला। यही अंदाजा करने के लिए मैं बाहर गया था। मेरे लिए नई इत्तला नहीं है, मार्था मुस्कुराई। आप काफ़ी चालाक हैं। बहरहाल मैं इसलिए आपको कमरे में भेजना चाहती थी। कुछ देर पहले मैंने कहा था ना कि अगर आप अपने कमरे में जाना चाहें। इसका ताल्लुक कसर जमील से है, सफदर बात काट कर बोला। मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये जानती हूँ कि आपकी निगरानी हो रही है और इसकी इत्तला आपके लीडर इमरान ने ही दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि निगरानी करने वाला शायद आपसे बहराज किसी किस्म की गुफ्तगू करना चाहता है, मार्था बोली। लेकिन ये ना बताया होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, सफदर ने कहा। बस इतना ही कि अगर वो आपको कहीं ले जाना चाहे तो बेखतर चले जाइए, मार्था बोली। अजीब बात है, सफदर ने कहा। अपने लीडर को संभालो, मार्था ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वरना एक्सट्रू शायद मुझसे जवाब तलब कर बैठे कि तुमने उसे खतरात से आगाह क्यों नहीं किया था। डंगू और मोनिका बेहद खतरनाक लोग हैं, मार्था ने कहा। सफदर कुछ ना बोला। वो सोचा था कि अगर मार्था से मिली हुई इत्तला सही है तो वो इस आदमी से किस किस्म की गुफ्तगू करेगा। वो उठा और अपने कमरे की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने हौले हौले दरवाजे पर दस्तक दी। सफदर उठा और दाहिना हाथ जेब में डालते हुए बाएं से चुटकनी गिरा दी। जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर को दस्ते को इसने बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। दरवाज़ा खुलते ही निगरानी करने वाले पर नजर पड़ी। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब, उसने कहा। फरमाइए, सफदर का लहजा भी नरम ही था। थोड़ा वक्त लूंगा आपका, वो बोला। अंदर तशरीफ लाइए, सफदर ने एक तरफ हटते हुए कहा। अंदर आकर उसने बड़ी शाइस्तगी से उसका शुक्रिया अदा किया और बैठता वो बोला, एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ, शायद आप मशगूल थे। नहीं, कोई बात नहीं, फरमाइए आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, सफदर ने कहा। आप पिछली रात कसर जमील के रिक्वेशन हॉल में तशरीफ रखते थे ना, उसने पूछा। जी हाँ, मैं वहाँ था, सफदर ने कहा। आपके साथ एक साहब और भी थे, मिस्टर ढम, वो आदमी बोला। ओह वो, सफदर हंसने लगा। जी हाँ थे तो। मुझे उनका पता चाहिए, सफदर से उसने पूछा। पता? सफदर ने हैरत से कहा। भला मैं पता कैसे बता सकूंगा? हमारी जान पहचान बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर हुई थी। बस जितना वक्त जहाज में गुजरा था इतनी ही पुरानी हमारी जान पहचान भी है, सफदर ने कहा। मैं समझा नहीं, वेटर ने पूछा। भाई, यहाँ आते वक्त जहाज पर उससे मुलाकात हुई थी। मैं यूगोस्लाविया से आया हूँ। यहाँ पहुँचकर हमारी राहें अलग हो गई। पिछली रात इत्तेफाक से वो मुझे आज़ादी की यादगार के करीब फिर मिल गया और हम कुमार खाने में चले गए, सफदर ने कहा। आपने इससे ज़रूर पूछा होगा कि उसका क्याम कहाँ है, वेटर ने कहा। बिल्कुल, रस्मन पूछना ही पड़ता है, लेकिन यकीन कीजिए कि उसने जिस जगह का नाम लिया था मुझे कतई याद नहीं रहा। बात इंटरेस्ट की होती है। मुझे इससे इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि उसके मुतालिक सारी बातें याददाश्त में महफूज रख सकता। मगर क्यों? आप उसका पता क्यों चाहते हैं? क्या आपको यकीन है कि वो काले जादू का माहिर है, सफदर ने पूछा। जी हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, वेटर बोला। खुदा जाने, मुझे तो वो सिर्फ क्रैक मालूम होता है, सफदर कुछ सोचता हुआ बोला। थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गए। फिर सफदर उसे सिगरेट पेश करता हुआ बोला। वो कुमार खाना है, बड़ी दिलचस्प जगह है, सिगरेट लीजिए। मैं तो बहुत महसूस हुआ था। वो औरत कौन थी, सफदर ने कहा। वो उस इमारत की मालिका है, लेडी मोनिका, वेटर बोला। ऐसी हसीन औरत आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, मगर शायद उसे खूनी खेल पसंद है। दोनों लड़ने वाले खून में नहाए हुए थे। अरे हाँ, वो बकरी का क्या किस्सा था, सफदर ने पूछा। अजनबी मुस्कुराया। सफदर की आंखों में बचकाना अंदाज का तहय्युर था। अजनबी ने कहा, वो लेडी मोनिका के पालतू जानवर थे। इस बूढ़े को बकरी से इश्क हो गया था। बड़ी अजीब बात है, सफदर ने कहा। लेडी मोनिका से ताल्लुक़ रखने वाली हर बात अजीब होती है। अजनबी ने तवील सांस ली। खैर जनाब, क्या मैं उम्मीद रखूं कि आइंदा वो जब भी आपसे मिलेगा आप उसका पता ले लेंगे? बस इस नंबर पर रिंग कर लीजिएगा, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँगा। उसने सफदर को फ़ोन के नंबर लिखवा दिए। ज़रूर ज़रूर, सफदर बोला, मुतमईन रहिए।
उसके जाने के बाद सफदर सोचा था कि पिछली रात शायद इमरान का भी ताकुब किया गया था, लेकिन वो उन्हें डॉज देकर निकल गया होगा। खुद उसे तो ताकुब का गुमान तक ना था, लेकिन अगर पिछली रात उसका भी ताकुब नहीं किया गया था तो इस वक्त ये आदमी सही ठिकाने पर कैसे पहुंच सका। उसे सोचा मार्था को हालात से आगाह कर देना चाहिए, वही इमरान तक ये इत्तला भी पहुंचा सकेगी। इमरान ने एक पब्लिक टेलीफोन बोर्ड से कसे जमील के नंबर रिंग किए। दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव की। ऑनरेबल डंगू प्लीज, इमरान ने माउथ पीस में कहा। आप कौन हैं? आवाज आई। बकरियों का खादिम, फजूल बहस ना करो, डंगू को मतला करो, इमरान ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही, सिलसिला मुनक़ता नहीं किया गया था। हेलो, इस बार किसी औरत की आवाज आई। डंगी नहीं डंगू चाहिए, इमरान ने कहा। कौन हो बेहुदे तुम? गालिबन दूसरी तरफ से मोनिका ही बोल रही थी, लहजा गुस्सीला था। बस बेहुदा ही हूँ, फोन पर डंगू को बुलाओ, इमरान बोला। क्या तुम्हारी शामत आई है? मोनिका की आवाज आई। हाँ, इमरान बोला। कौन हो? आयवन हूँ, इमरान ने कहा। एक ही सांस में उसे न जाने कितनी गालियां सुननी पड़ी, लेकिन फिर जल्द ही उसने डंगू की आवाज सुनी, जो किसी खटकने कुत्ते की तरह गुर्रा रहा था। कौन हो तुम? कौन हो? जल्दी बताओ, जलील कहीं के। तुमने लेडी मोनिका का बड़ा अच्छा मूड बर्बाद कर दिया है। वो इस वक्त मुझसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, डंगू की आवाज आई। अब वो तुम्हें दफन कर देगी, इमरान ने कहा। क्या बकवास है? डंगू बोला। यकीन करो प्यारे, मैं कद में तुमसे भी छोटा हूँ और मोनिका से मुझे इश्क हो गया है, इमरान ने कहा। जहन्नुमी कुत्ते, बताओ तुम कौन हो? डंगू बोला। मैं कोई भी हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि होपी के कत्ल का बाइस तुम ही बने थे, इमरान ने कहा। शट अप, वो हलक फाड़ कर झाड़ा और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। इमरान ने मायने खेज अंदाज में सर को जुम्बिश दी और बूथ से बाहर निकल आया। कौन था? मोनिका ने गुस्से से लरसते हुए पूछा। पता नहीं कौन बेहुदा था, डंगू ने उछलकर मेज पर चढ़ते हुए कहा। अब उसका सर मोनिका के कांधे तक पहुंच सकता था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो डंगू? वो उसे तेज नजरों से घूरती हुई बोली। नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे, डंगू बोला। कौन था? वो किसी सांप की तरह फुफकारी। मुझे भी नहीं बताया, डंगू ने कहा। उसने क्या कहा था जिस पर तुम उस बुरी तरह धाड़ कर रिसीवर रख दिया? मोनिका ने कहा। ओह वो, उसने मुझे गाली दी थी, डंगू ने कहा। डंगू, मोनिका बोली। डार्लिंग, तुम झूठे हो, बकवास कर रहे हो। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम नर्वस हो। डंगू, डंगू, मैं तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगी। बताओ उसने क्या कहा था? मोनिका धाड़ी। अगर बता दूं तो तुम पागल हो जाओगी, डंगू ने कहा। बताओ, मोनिका बोली। वो कह रहा था कि उसे तुमसे इश्क हो गया है, इसलिए तुम अनकरीब मुझे दफन कर दोगी। मैं तुमसे पूछता हूँ कि वो है कौन? डंगू बोला। डंगू, तुम इस तरह नहीं बच सकोगे, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, वरना हम दोनों अभी और इसी वक्त यहीं मर जाएंगे। वो पीछे हटती हुई बोली। हाथ में दबे हुए हंटर के बल यकलख्त खुल गए थे और डंगू ने मेज के नीचे छलांग लगाई। हंटर एक लंबी शाय के साथ जोर से घूमा, लेकिन वो डंगू पर ना पड़ सका था। मोनिका, मोनिका, होश में आओ, वरना मुझे भी गुस्सा आ जाएगा, वो हंटर के दूसरे हमले से बचता हुआ चीखा। मैं कह चुकी हूँ कि हम दोनों को यहीं मरना है, इसी वक्त, इसे तीसरी बार हंटर को गर्दिश देकर कहा और डंगू ने यह वार भी खाली कर दिया। यकबैक फोन की घंटी फिर बजने लगी, लेकिन वहां कोई तीसरा आदमी नहीं था जो कॉल रिसीव करता। घंटी बजती रही, किसमें हिम्मत थी जो उस कमरे में दाखिल हो सकता। मोनिका, ये कोई जरूरी कॉल भी हो सकती है, डंगू धाड़ा, लेकिन मोनिका का हाथ ना रुका। टेलीफोन की घंटी बजती रही। मोनिका, मैं तुम्हें पे वार्निंग देता हूँ, डंगू उछलता कूदता हुआ बोला। अभी तक इसका जिस्म हंटर की चोट से महफूज रहा था। इस वार्निंग के बाद इसने 2-3 चोटें और बचाईं और फिर यकबैक कुर्सी उठाकर मोनिका पर खींच मारी। मोनिका ने कहका लगाया, उसने भी बड़ी सफाई से खुद को बचाया था। इस दौरान में बोने को मौका मिल गया कि वो एक दरवाजे से निकल भागता। मोनिका भी दरवाजे की तरफ झपटी, लेकिन डंगू ने उसे दूसरी तरफ से बोल्ट कर दिया था। मोनिका दरवाजे के करीब ही रुककर हाँफने लगी। फोन की घंटी की तेज आवाज अब भी कमरे में गूंज रही थी। वो दांत पीसती हुई फोन की तरफ बढ़ी। हालू, माउथ पीस में धारते हुए उस वक्त आवाज हलक में फंसकर रह गई थी। लेडी मोनिका प्लीज, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हाँ, कौन है? मोनिका बोली। मैं पिछले हफ्ते से तुम्हारे लिए ठंडी आहें भर रहा हूँ, आवाज आई। कौन हो? न जाने क्यों इस बार मोनिका के लहजे में सख्ती नहीं थी। मैं डंगू से बहुत छोटा हूँ, लोग मुझे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डंगू कहते हैं, आवाज आई। मोनिका ने होंठ सिकोड़कर आंखें निकाली। दूसरी तरफ से बोलने वाले की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अभी तक कह रहा था, तुम मुझे गोद में बिठाकर परियों की कहानियां सुना सकोगी। चुप रहो गधे के बच्चे, उसने रिसीवर कैडल पर पटक दिया और फिर वो डंगू के कहकहे की आवाज सुनकर मुड़ी।
क्यों? वो हाथ उठाकर बोला। अब बताओ, किसी ने तुमसे क्या कहा था जिस पर इतनी चिरागपा हो रही हो? मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ, वो सर हिलाकर बोली। मैं जानती हूँ कि वो कौन है। डंगू, अगर 24 घंटों के अंदर अंदर उसकी लाश किसी सड़क पर ना मिली तो मैं तुम्हारी जिंदगी तलख कर दूंगी, मोनिका ने कहा। किसकी लाश? डंगू बोला। उसी मस्खरे की जिसे तुमने मुलाजिम रखा था, मोनिका ने कहा। क्या? उसका मुंह हैरत से खुल गया। फिर चलना में खामोश रहकर बोला। तुम क्या जानो कि ये वही था? उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। किसमें हिम्मत है कि मुझसे इस तरह की गुफ्तगू कर सके? मोनिका ने कहा। वो ना किसी सोच में पड़ गया। मोनिका उसे घूर रही थी। उसने तुमसे क्या कहा था? उसने कुछ देर बाद पूछा। तुमसे क्या कहा था? मोनिका ने भी अपना पुराना सवाल दोहराया। मुझसे तो जो कुछ कहा था पहले ही बता चुका हूँ। डंगू भी उसे टटोलने वाली नजरों से देख रहा था। अगर वो मुझ पर आशिक हो गया है तो तुम्हें क्यों परेशानी है? मोनिका ने कहा। यही मैं भी सोचा हूँ कि तुम खुश होने की बजाय उसके कत्ल पर क्यों आमादा हो गई हो। डंगू बोला। डंगू? मोनिका बोली। डार्लिंग, डंगू का लहजा जहरीला था। तुम मेरे खिलाफ किसी किस्म की साजिश कर रहे हो? मोनिका ने कहा। बेचारा डंगू भी तुम्हारे मुतालिक यही सोच सकता है, डंगू बोला। मैं साजिश करूंगी? उसने हकारत से कहा। तुम्हारे खिलाफ? जब चाहूं वैसे ही तुम्हें खाक में मिला सकती हूँ, मोनिका बोली। हाँ हाँ, तो उसने ठीक ही कहा था कि तुम मुझे दफन करने की फिक्र में हो, लेकिन मुतमईन रहो, अब वो जिंदा रह सकेगा। डंगू तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मार्था बंदरगाह के एक इलाके के होटल में इमरान की मुंतजिर थी। उसने उसे यहीं बुलाया था। वो उसे आगाह करना चाहती थी कि कसरे जमील के शिकारी कुत्ते उसकी तलाश में हैं। उसे तो यहाँ तक इत्तला मिली थी कि खुद डंगू और मोनिका भी शहर की खाक छानते फिर रहे हैं। मगर क्यों? क्या उनके वो मुलाजिमीन नाकाम थे, जिनकी शक्लें भी देखकर आम आदमियों का दम निकल जाता था? आखिर ये दोनों बजाते खुद क्यों दौड़ धूप करते फिर रहे थे? वो सोचती रही, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? किसी ने बाएं जानिब से कहा और वो चौंक कर मुड़ी। एक बूढ़ा आदमी माजरत तलब नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। बहुत तेरी मेजें खाली पड़ी हैं, वो उसे घूरती हुई बोली। मैं तन्हा बैठने का आदी नहीं हूँ, बूढ़े ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे वाह, होश में हो या नहीं? मार्था ने कहा। मैं तो होश में हूँ, लेकिन तुम इतनी बदअखलाक क्यों हो? अगर मैं कुछ देर यहाँ पर बैठ जाऊँ तो क्या तुम्हारा वजन कम हो जाएगा? बूढ़ा बोला। जाते हो या मैं हेड वेटर को बुलाऊं? मार्था को गुस्सा आ गया। हेड वेटर मुझसे ज़्यादा मौजिज़ नहीं हो सकता, इसलिए मुझे ही बैठने दो, बूढ़ा बोला। क्या तुम्हें अपने बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं है? मार्था आंखें निकाल कर बोली। बुढ़ापे का ख्याल आदमी को और ज़्यादा बूढ़ा कर देता है, लेकिन अगर इसी तरह पेश आना था तो फिर मुझे बुलाया ही क्यों था? बूढ़े आदमी ने कहा। क्या क्या मतलब? मार्था के लहजे में हैरत थी और वो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देख रही थी। हाँ, तुमने बुलाया था, बूढ़ा बैठता हुआ बोला। क्या खबर है? ओह, तो ये आप हैं? मेरे खुदा, ये मेकअप? मार्था बोली। फिक्र ना करो, बताओ कि क्यों बुलाया था? बूढ़ा बोला। आप खतरे में हैं, मार्था ने कहा। मुझे इल्म है, और कोई खास बात? बूढ़ा बोला। डंगू और मोनिका बजाते खुद आपकी तलाश में हैं, मार्था ने बताया। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें 1.5 समझूं या 1.25, बूढ़े ने कहा। आखिर उन्हें आपकी तलाश क्यों है? मार्था ने पूछा। मुमकिन है वो 1.5 से 2.5 होना चाहते हों, बूढ़े आदमी ने कहा। इसे इस तरह मजाक में ना उड़ाइए मिस्टर, मेरे पास इतने ज़्यादा आदमी नहीं हैं जो आपकी हिफाजत कर सकें। आखिर उनसे उलझने की ज़रूरत ही क्या थी? मार्था ने कहा। आदत से मजबूर हूँ, किसी बोने को देखकर दिल काबू में नहीं रहता, बूढ़े ने कहा। बस आपको यही इत्तला देनी थी, मार्था ने बेजारी से कहा। अब जा रही हूँ। ठहरो, मुझे इस आदमी के मुतालिक कुछ बता सकोगी जो होपीपोटामस कहलाता था? क्यों? हाँ, था तो एक आदमी, लेकिन ये 3 साल पहले की बात है। वो भी एक गैंगस्टर ही था, किसी ने गोली मार दी थी, मार्था बोली। उसके मुतालिक कोई और बात, खास बात? बूढ़े ने पूछा। आप क्या करना चाहते हैं? मार्था ने पूछा। मोनिका से उसका क्या रिश्ता था? बूढ़े ने पूछा। पता नहीं। क्यों? ये मोनिका भी 2.5 या 3 साल पहले ही दरियाफ्त है। इससे कबल किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना था। मैं नहीं जानती कि होपी से उसका क्या रिश्ता था, मार्था ने कहा। क्या होपी के ग्रोह के किसी आदमी से वाकिफ हो? मतलब ये कि जो जिंदा हो? बूढ़े ने पूछा। 2 घंटे बाद बता सकूंगी। ख्याल है कि मेरा कोई ना कोई आदमी होपी और उसके ग्रोह से बखूबी वाकिफ होगा, मार्था ने कहा। यह बहुत ज़रूरी है, बूढ़ा यानी इमरान ने कहा। लेकिन यकबैक होपी का किस्सा कहाँ से निकल आया? मार्था ने पूछा। वक्त बहुत थोड़ा है, इमरान ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। तो मुझे किस तरह और कहाँ मुतला कर सकोगी? इमरान ने पूछा। यह आप जो कुछ कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पर कर रहे हैं, मार्था बोली।
तुम इसकी परवाह मत करो, एक्सू तुमसे जवाब तलब नहीं करेगा, इमरान ने कहा। 2 घंटे बाद इस नंबर पर रिंग कर लीजिएगा। मार्था ने वैनिटी बैग से एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।